और 29 मई 2022 को तारा एयरपोर्ट का एक छोटा सा विमान पोखरा एयरपोर्ट से जॉनसन के लिए उड़ान भरा। इस प्लेन को करीब 25 मिनटों में जॉनसन एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए था, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। एटीसी का कनेक्शन प्लेन से टूट गया और अचानक से प्लेन रडार से भी गायब हो गया। एटीसी लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर अफसोस कोई जवाब नहीं मिला। पायलट के फोन को भी रिंग किया गया, पर शायद फोन को उठाने वाला कोई जिंदा ही नहीं बचा था। आखिर क्या थी पूरी कहानी? कैसे एक प्लेन अचानक से गायब हो गया? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 29 मई 2022 पोखरा एयरपोर्ट तारा एयर का एक छोटा सा विमान 19 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स के साथ सुबह के 9:55 में उड़ान भरा। प्लेन में 13 लोग नेपाल, 2 जर्मन और 4 इंडियंस भी सवार थे, जिनका नाम अभिषेक कुमार त्रिपाठी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे धनुष और रितिका थे। प्लेन धीरे धीरे 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया। प्लेन घोड़े पानी नाम की जगह से गुजर रहा था। इसके बाद ये जॉनसन एयरपोर्ट की ओर निकलने वाला था। इसके बाद यहाँ पर जॉनसन एटीसी इस प्लेन को गाइड करने वाला था। उड़ान के करीब 12 मिनट बाद अचानक से ये प्लेन रडार से गायब हो गया। तुरंत ही एटीसी ने कॉल अटेम्प्ट किया, पर कोई भी जवाब नहीं मिला। ये खामोशी एक बहुत बड़े हादसे की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन किसी भी तरह का इमरजेंसी या मेरे कॉल ना आने के कारण एटीसी को इस बात की उम्मीद थी कि हम प्लेन से दोबारा कांटेक्ट कर लेंगे। घड़ी की हर एक टिक उन सारी उम्मीदों पर पानी फेर रही थी। करीब आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी प्लेन से दोबारा कांटेक्ट नहीं हो पाया और ना ही ये प्लेन जॉनसन एयरपोर्ट पहुंचा। प्राइमरी रिपोर्ट के अनुसार लोगों ने पायलट के फोन पर कॉल किया। फोन तो बज रहा था, पर कोई भी रिस्पांस नहीं आया। अब सब कुछ समझ में आ चुका था। ये प्लेन जरूर कहीं ना कहीं क्रैश हुआ होगा, ऐसा एटीसी को संदेशा होने लगा। एटीसी ने तुरंत ही 2 हेलीकॉप्टर्स को भेज दिया। अब इन विशाल पर्वतों के बीच एक छोटे से प्लेन को खोजना था, पर मौसम इतना खराब था कि क्रैश पॉइंट को खोज निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया। 4-5 घंटों तक छानबीन के बाद भी प्लेन का नामो निशान भी नहीं मिला। फिर शाम को एक खबर आई कि ये प्लेन क्रैश हो चुका है, पर मौसम की खराबी के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को भी रोक दिया गया और ये कह दिया गया कि अगले दिन सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। ये डिसीजन दिल दहला देने वाला था, क्योंकि अगर कोई घायल पैसेंजर बचा भी होगा तो इतने वक्त तक उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन था। भले ही पूरा देश सोया होगा, पर घटना में मारे गए पैसेंजर्स के रिलेटिव्स को नींद भला कहां आने वाली थी। घटना के अगले दिन यानी कि 30 मई 2022 रेस्क्यू टीम 14,500 फीट ऊपर क्रैश साइट पर पहुंच गई। चारों ओर प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा था। प्लेन की इतनी बुरी हालत देखकर यह पता चल गया कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। घटना के करीब 20 घंटे बाद सारे बॉडीज को लाया गया। ये बॉडीज क्रैश पॉइंट की चारों ओर बिखरी पड़ी थी। प्लेन के ऐसे हादसे रोंगटे खड़े कर देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं बहुत सारे अनसुलझे सवाल, जैसे कि अगर मौसम खराब ही था तो प्लेन को टेक ऑफ करने की इजाजत क्यों दिया गया? कैसे रेडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया? अगर प्लेन में इमरजेंसी थी तो पायलट ने मेरे कॉल क्यों नहीं किया? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी रिपोर्ट के अनुसार पोखरा एयरपोर्ट नेपाल, यहाँ का एरिया चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन्हीं पर्वतों के बीच से प्लेन को उड़ाना पड़ता है। वही बात करें जॉनसन एयरपोर्ट की, तो इस एयरपोर्ट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड विशाल पर्वत है। यानी कि अगर किसी वजह से इस एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड ना कर पाए तो यहाँ पर इतनी भी जगह नहीं है चक्कर लगाकर दोबारा से लैंडिंग अटेम्प्ट कर सके। 14 मई 2012 में यहाँ पर एक ऐसा ही केस देखने को मिला था। प्लेन जब लैंड नहीं कर पाया तो पायलट ने प्लेन को वहीं पर मोड़ने की कोशिश किया। एयरपोर्ट के दोनों तरफ विशाल पर्वत होने की वजह से प्लेन ठीक से नहीं मुड़ पाया और ये लेफ्ट साइड के हिल से जा टकराया। इस प्लेन में मोस्ट पॉपुलर स्टार किड तरुणी भी थी, जिसे हम रसना गर्ल के नाम से जानते हैं। इस केस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुल मिला के कहा जाए तो पूरा नेपाल ऐसे ही खतरों से घिरा हुआ है। फ्लाइट रडार 24 के अनुसार
पर्वतों के बीच से होते हुए ये प्लेन उड़ान भर रहा था। करीब 12 मिनट बाद प्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़ना था। जैसे ही ये प्लेन मुड़ा वैसे ही ये रडार से गायब हो गया। अगर हम प्लेन के एल्टीट्यूड को देखें तो हमें पता चलेगा कि प्लेन का एल्टीट्यूड मुड़ने से पहले 11,750 फीट था और आखिरी बार जब एल्टीट्यूड को नोट किया गया तब 12,825 फीट था। यानी कि प्लेन का स्पीड भी बढ़ रहा था। इसका मतलब यह है कि प्लेन ऊपर जा रहा था, स्पीड भी बढ़ रही थी। प्लेन में किसी भी तरह का टेक्निकल फेलियर नहीं था। अगर ऐसा होता तो प्लेन नीचे की ओर जाता, लेकिन यहाँ पर प्लेन गिर नहीं रहा था। प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ते बढ़ते ये रडार से भी गायब हो गया। इट मीन्स प्लेन के अंदर तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण पायलट को आगे की ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद पायलट को लगा होगा कि हम पर्वत के ऊपर से उड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। प्लेन पर्वत की ऊंचाई से ही उड़ रहा था और जब पायलट को आगे पर्वत दिखाई दिया तो पायलट ने तुरंत प्लेन के एल्टीट्यूड को बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन की स्पीड ज्यादा होने के कारण ये प्लेन ठीक से मुड़ा नहीं। हो सकता है पायलट को ये लगा होगा कि हम ठीक से मुड़ रहे हैं, लेकिन लो विजिबिलिटी के कारण, घने बादल और खराब मौसम के कारण पायलट को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर पायलट अपने एल्टीट्यूड को बढ़ाते हुए प्लेन को उड़ा रहे थे, ताकि अगर प्लेन को मुड़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो भी जाए तो प्लेन आराम से पर्वत के ऊपर से होकर गुजर जाए। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। अचानक प्लेन के सामने पर्वत आया होगा। अब क्योंकि प्लेन 12,825 फीट के एल्टीट्यूड पर ही उड़ रहा था और जल्दी मुड़ने के कारण उन पर्वतों की ओर बढ़ने लगा होगा, जिसकी ऊंचाई प्लेन के एल्टीट्यूड से भी अधिक है। तो जाहिर सी बात है प्लेन क्रैश तो होना ही था। अचानक से आए पर्वत की वजह से हो सकता है पायलट को वक्त नहीं मिला होगा किसी इमरजेंसी या मेडे कॉल करने का। टकराव के तुरंत बाद ये रडार से भी गायब हो गया होगा। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्हें पर्वत के ऊपर एक जलता हुआ प्लेन दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत इस बात को जोमसोम एयरपोर्ट तक पहुंचाया और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। तो इतना सब देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे प्लेन रडार से गायब हो गया, क्यों पायलट ने कोई इमरजेंसी या मेडे कॉल नहीं किया होगा, कैसे रेडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। दोस्तों अभी भी इस घटना का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ढेर सारे सबूतों का मिलना अभी भी बाकी है। इन्वेस्टिगेशन की टीम जैसे इस बात की छानबीन करके ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, वैसे ही आगे की कहानी आपको बता देंगे। फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन मैंने खुद घटनास्थल की प्राइमरी रिपोर्ट को देखकर, फोटोज देखकर और फैक्ट को देखकर किया है। हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो जाए या कुछ और भी निकल कर आ जाए। तो आज के केस स्टडी में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।